Hello students, in this video of class 9 social studies, we will be discussing the story of village पालमपुर। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, अब उसके फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम किसी सेम लैंड पर एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जो भी सारे फार्मर्स थे पालमपुर के, वो ग्रो करते थे कम से कम 2 मेन क्रॉप, ओके, और पोटैटो ग्रो करते थे वो एज अ थर्ड क्रॉप। पास्ट 15 से 30 ईयर्स तक वो ऐसा ही कर रहे हैं, 2 मेन क्रॉप और थर्ड क्रॉप जो होता था उनका वो होता था पोटैटो, ओके। तो जो लैंड था पालमपुर का, कोई भी लैंड खाली नहीं होता था, वहाँ पर जो भी लैंड थे वहाँ पर कुछ ना कुछ फार्मिंग होती थी, ठीक है। रेनी सीजन में, जो खरीफ का टाइम है, उस टाइम फार्मर्स क्या ग्रो करते थे, ज्वार। रेनी सीजन में फार्मर्स क्या ग्रो कर रहे हैं, ज्वार और बाजरा, ठीक है। अब ये प्लांट्स जो है वो कैटल भी यूज़ करती हैं फीड करने के लिए, मतलब कैटल ज्वार और बाजरा की जो भी हो जाती है उसको खाने में। ज्वार और बाजरा के बाद किस चीज़ की खेती होती थी, अक्टूबर दिसंबर में खेती हो रही है फिर, ओके। और विंटर सीजन दैट इज़ रबी, उस टाइम पर वीट सो की जाती थी, ठीक है। अभी जो वीट प्रोड्यूस होती थी उसमें से फार्मर्स जो थे वो अपने कंजम्पशन के लिए वीट रखते थे, और जो सरप्लस होता था वो कहाँ पर, रायगंज के मार्केट में सेल कर देते थे। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। लैंड एरिया का कुछ पार्ट शुगर केन को ग्रो करने के भी यूज़ में आता था, और फिर शुगर केन के थ्रू हम क्या बनाते थे, गुड़, जैगरी, और उसे फिर सेल करते थे शाहपुर में ट्रेडर्स को, ठीक है। अब मेन रीज़न फार्मर्स पालमपुर में 3 डिफरेंट क्रॉप्स क्यों ग्रो कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम था इरिगेशन का, ओके। मतलब वहाँ पर फील्ड्स को जो पानी मिलना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिल पाता था, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत जल्दी आ गई थी पालमपुर में, ठीक है। उसका मेजर इम्पैक्ट था कि वो ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने सिस्टम ऑफ इरिगेशन को, ठीक है। पर्शियन व्हील्स थी जिससे फार्मर्स क्या कर पाते थे, ड्रॉ कर पाते थे पानी, किस में से, कुओं में से, ठीक है, और अपने फील्ड्स को इरिगेट कर पाते थे, ठीक है। पीपल सॉ दैट दी इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, ठीक है। इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स बड़े बड़े लैंड एरियाज़ को अच्छे से इरिगेट कर पाते थे, ठीक है। जो फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स थी वो इंस्टॉल की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। सून हाउएवर द फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, फिर फार्मर्स ने खुद की प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी सेटअप करना स्टार्ट कर दी। अब मिडिल 1970s तक जो पूरा कल्टिवेटेड एरिया था वो 200 हेक्टेयर्स का हो गया था, जो इरिगेट हो गया था। जब हम किसी एक लैंड पे या फिर किसी पीस ऑफ लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाते हैं, और सारे फार्मर्स पालमपुर में ग्रो कर पाते हैं कम से कम 2 मेन क्रॉप्स। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। अब हमको क्या करना था, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना था, और मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर पा रहे थे, और हम साथ में क्या यूज़ कर रहे थे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ कर रहे थे, जिससे हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा था, ज़्यादा हो पा रहा था, ओके। यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। यील्ड मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है एक पीस ऑफ लैंड पर एक सिंगल सीजन में। टिल द मिडिल 1960s, मतलब 1960s के टाइम पर हमारा जो कल्टीवेशन का तरीका था वो कौन सा था, पुराना था, ट्रेडिशनल था, और उसमें जो प्रोडक्शन होता था वो कम होता था, और उसमें हम क्या यूज़ करते थे, पुराने मतलब ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे, ठीक है, जिसमें इरिगेशन की ज़रूरत कम पड़ती थी। और उस टाइम पर हम
मैन्योर और फर्टिलाइज़र मतलब खाद की तरह हम क्या यूज़ करते थे, काऊ डंग यूज़ करते थे। ओके, और फार्मर्स को ये आसानी से मिल जाता था, इसके लिए उन्हें ये सब चीज़ें उन्हें परचेज नहीं करनी पड़ती थी। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s में। उसके बाद फार्मर्स क्या यूज़ करने लग गए, HYV सीड्स। वो कल्टीवेट करते थे वीट एंड राइस क्या यूज़ करके, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। वो ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ नहीं करते थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करते थे। अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से क्या होता था, ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाता था एक ही सिंगल प्लांट में, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस होते थे एक सिंगल प्लांट में। ठीक है, इसलिए एक पीस ऑफ लैंड में हमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। तो HYV सीड्स जो थे उनको लेकिन पानी ज़्यादा चाहिए। HYV सीड्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए उनको बचाने के लिए, तो ये थोड़ा कॉस्टली होता था। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, HYV सीड्स हमने यूज़ करे तो हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स मतलब जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो, ग्रो ज़्यादा करे ग्रेन्स। डैम्स, पंप सेट्स, कैनाल्स, इरिगेशन के लिए प्रॉपर चाहिए। फार्म मशीनरी चाहिए आपको, मॉडर्न फार्मिंग की मशीनरी चाहिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ये था। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, हमने कंबाइन करा HYV सीड्स को, इरिगेशन को, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को, और उससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। जो फार्मर्स थे पंजाब हरियाणा के, उन्होंने क्या करा, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट करी थी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के थ्रू। जो फार्मर्स उन्होंने जो फार्मर्स थे इन रीजन्स के, उन्होंने ट्यूबवेल सेट करी इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स यूज़ करे, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करे फार्मिंग के। कुछ फार्मर्स ने नई नई मशीनरी खरीदी, जैसे ट्रैक्टर्स है, थ्रेशर्स है, प्लोइंग करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए जल्दी से। ठीक है, इसका रिवॉर्ड में उनको क्या मिला, इसके रिटर्न में उनको क्या मिला, अच्छा प्रोडक्शन मिला वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वॉज 1300 kg। मतलब जब हम ट्रेडिशनल सीड यूज़ करते तब हमारा प्रोडक्शन कितना होता था, 1300 kg पर हेक्टेयर। लेकिन जब हमने HYV सीड्स को यूज़ करा तो हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया, 3200 पर हेक्टेयर हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज था प्रोडक्शन में वीट के। ठीक है, फार्मर्स क्या कर पा रहे थे, ज़्यादा अमाउंट ग्रो कर पा रहे थे और उनके पास इतना सरप्लस बच रहा था कि वो मार्केट में भी बेच पा रहे थे। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का एक ड्रॉबैक भी था। जब हम मतलब साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये कहती है कि जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करने के कारण कि जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो कम हो रही थी। मतलब सॉइल की जो जितनी उपजाऊ सॉइल थी उससे वो कम हो रही थी। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के कारण जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो कम होती जा रही थी, और ज़्यादा पानी यूज़ करने के कारण ग्राउंड वाटर टेबल एम्प्टी हो रही थी। ठीक है, वाटर टेबल आपकी जो थी वो रिड्यूस हो रही थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही थी। ठीक है, तो फ्यूचर में जो हमारे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो थोड़ा क्वेश्चन में क्रिएट हो गया था। तो ये जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के कारण क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। ओके, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही थी, वाटर टेबल हमारी डाउन जा रही थी पानी के ओवर यूज़ के कारण। I hope that through this video you understood the green revolution, understood about the green revolution and will the land sustain। मतलब लैंड जो एक ड्रॉबैक है ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो क्या ड्रॉबैक है वो आपने समझ लिया है। थैंक यू।